हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद दिवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। एक बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार यामिनी रंजन राय, जिन्हें लोक कलाकार भी कहा जाता है, और उस समय में लोक कला को चलाने वाला या लोक कला को अनुपालन करके चित्रित करने वाला वह ऐसा चित्रकार, जब भारत में कला चल रही थी, हमारी मुगल कला को फिर से नव या पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था बंगाल शैली के चित्रकारों द्वारा, या हम कह सकते हैं आधुनिक कला का भी वहां पर समावेश होने लगा था, पाश्चात्य कला का समावेश होने लगा था। और वहां यामिनी रंजन राय ने बंगाल की लोक कला को अपने चित्रण का विषय बनाया और एक अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और हाँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो बार बार वही बात कहना है कि समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं थी जो अब सुलट गई हैं। अब फिर से मैं आपको पूरी वीडियो दिया करूंगी, कंटिन्यू वीडियो देने का प्रयास करूंगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं यामिनी रंजन राय जी को। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है कि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा यहाँ पर नहीं छूटता दिखेगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो और छूट गया हो। और फिर भी अगर छूट जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर कुछ छूटा है या ये चीज मुझे नहीं पता चली, तो मैं आपको उसमें बता दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। यामिनी रंजन राय बंगाल शैली के चित्रकार, या हम कहें बंगाल के चित्रकार, बंगाल शैली नहीं कह सकते क्योंकि बंगाल शैली जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये बंगाल के थे लेकिन बंगाल शैली से परे थे, बंगाल शैली में इन्होंने काम नहीं किया। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1887 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बंगाल के बांकुरा जिले के बेलिया तोरे नामक गांव में। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं कि कब हुआ। तो 1887 में हुआ। याद रखना 11 अप्रैल, कहीं कहीं 10 अप्रैल भी मिलता है, तो 10 और 11 में डाउट रहता है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिल रहे तो आप 11 लगाएंगे, नहीं तो आप 10 अप्रैल या 11 अप्रैल में से एक मिल रहा है तो आप एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउट रहता है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। कब हुआ? 1887 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। और बंगाल के जिला कौन सा था? तो बांकुरा जिला था। और गांव कौन सा था? तो बेलियातोरे नामक ग्राम ग्राम था या गांव था। और यहाँ पर इनकी मृत्यु भी मैं आपको बता दूं, कोलकाता में 1972 ईस्वी में हुई थी। तो ये इनका टाइम पीरियड है, या ये इनका समय रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको कहा क्या क्या जाता था? ये एक चित्रकार का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? अच्छा, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो ये भारतीय कला के पैगंबर कहे जाते हैं। ये परंपरावादी कलाकार कहे जाते हैं। परंपरावादी क्यों? क्योंकि इन्होंने बंगाल की पटुआ कला, कालीघाट शैली, इन सभी को चुनकर अपना चित्रण विषय बनाया, या चित्रण अपना अभिव्यक्ति करने का इन्होंने माध्यम बनाया। राष्ट्रवादी कलाकार इन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा था। और लोक कलाकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कलाकार के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बेधड़क यामिनी रंजन राय जी का नाम ले सकते हैं। इनके पिता राम रतन राय एक जमींदार थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? शिक्षा मतलब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और कहीं से ली, लेकिन हाँ, कला की शिक्षा की जब हम बात करेंगे, शिक्षा अगर आएगी तो क्योंकि हम कलाकार को पढ़ रहे हैं, उनके कलाकार के जीवन को पढ़ रहे हैं, कला की यात्रा को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? कलकत्ता कला विद्यालय से हुई, 1903 से 1908। अब यहाँ पर जब कलकत्ता कला विद्यालय का नाम आएगा तो आपको नाम याद आएगा अवनींद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि 1905 से अवनींद्रनाथ टैगोर वहां के अध्यापक और प्रिंसिपल रहे थे। तो ये याद, अब आपको ये अनुमान लगा लेना है कि इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से भी शिक्षा ली है। ठीक है, चलिए। तो 1903 से 1908 ईस्वी के मध्य इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। किसकी? कला की। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कहाँ काम किया? तो लाहौर कला विद्यालय में ये सहायक निर्देशक रहे। सन 1929 से 1936 के बीच में ये सहायक निर्देशक रहते हैं। कहाँ? लाहौर कला विद्यालय में। देखिए, ये एक खाका है। यहाँ आपको अवनींद्रनाथ से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम 5 प्रश्न यहाँ आपको मिल जाएंगे। मैं ऐसे कहानी सुनाते नहीं चल रही, आपको
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते चल रही हूँ और छूटेगा कोई नहीं, लास्ट तक मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी। इसके बाद में ये सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में निर्देशक हो गए। ठीक है, 36 तक काम इन्होंने किया कहाँ, लाहौर कला विद्यालय में, और उसके बाद ये सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निर्देशक हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात कर रही हूँ यामिनी रंजन राय जी की, यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं। किसी भी चित्रकार का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, चित्रण विषय, क्योंकि हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, उनके चित्रों के कारण, उनके चित्रण विषय के कारण, है ना। तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं चित्रण विषय के कारण या चित्रों के कारण। तो सबसे पहले हम इनका चित्रण विषय देख ले, क्या क्या इन्होंने चित्रित किया। काली घाट की पटुआ लोक कला और ईसा मसीह को इन्होंने चित्रित किया। पटुआ लोक कला ये यहाँ पर कॉमा लगेगा, और ईसा मसीह। पटुआ लोक कला क्या होती है मैं आपको बता दूं। कोलकाता में काली घाट जहाँ मंदिर है काली माता का, या हम कहें काली घाट एक स्थान है जहाँ पर कुछ लोग स्पेशली पटचित्रों का काम करते हैं, मतलब कपड़े पर चित्रण करते हैं, या पटुआ कला गहरे गाढ़े रंगों से वस्त्रों पर चित्रण करके और उन्हें विक्रय के लिए रखते हैं। और उसके लिए हम कह सकते हैं खानदानी पीढ़ियां दर पीढ़ियां काम करती आ रही हैं। इन्होंने उससे प्रेरणा प्राप्त की और उसमें भी इन्होंने काम किया। तो ये आपको याद रखना है। बिल्लियों को बहुत बनाया है इन्होंने, आप आगे इनके चित्र देखेंगे, जैसे मछली दवाए बिल्ली हो जाए या और बहुत सारे, तो बिल्लियों को बहुत बनाया। शुरुआत में इन्होंने व्यक्ति चित्रण किया है, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी थे। रामायण और कृष्ण लीला के भी चित्र इन्होंने बनाए हैं। तो ये इनके चित्रण विषय हो गए। आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा चित्रण विषय यामिनी राय का नहीं है, या यामिनी राय ने क्या चित्रित नहीं किया, तो आप ये चारों तो रखेंगे ही। इसके अलावा और कुछ आ जाता है, मूर्तिकार आ जाता है या और कोई आ जाता है, तो आप उसे हटा देंगे। यहाँ आपको इनका चित्रण विषय पता चल गया। मेनली इनका काली घाट जाएगा और लोक चित्रकला इन्होंने चुनी है। माध्यम, अब अगला पॉइंट जो है वो है माध्यम। किस माध्यम में काम किया इन्होंने, तो ये भी ध्यान रखो आप लोग, इन्होंने टेम्परा माध्यम में काम किया है। टेम्परा माध्यम गाढ़े रंगों को किसी भी धरातल पर लगाकर प्रयोग करना और मोटे परत में, तो वो टेम्परा माध्यम कहलाता है। ये इन्होंने यूज किया है। इसके अलावा इन्होंने जल रंग में और वास में थोड़ा बहुत काम किया है, तैल में भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन मेन माध्यम जब आएगा तो आप इनका टेम्परा ही चुनेंगे और कोई नहीं चुनेंगे। सब ऑप्शन में है तो आप टेम्परा को बेधड़क लगा दीजिए। इनकी पहली प्रदर्शनी सन 1950 ईस्वी में ACAI आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में हुई थी। प्रथम प्रदर्शनी इनकी जो हुई 1950 ईस्वी में ACAI आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी पहली प्रदर्शनी, किसी चित्रकार की पहली प्रदर्शनी, उसका पहला चित्र जो कि स्पेशल हो या जिस चित्र पे उसे पुरस्कार मिला हो, वो आपको याद ही रखने हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला पद्म भूषण पुरस्कार, या हम कहें जो चित्रकार पहला था, भारत का पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला चित्रकार जो था, ये कौन थे, यामिनी रंजन राय थे। सन 1955 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किस चित्रकार को मिला, आपको बताना है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार किस चित्रकार को मिला आपको बताना है पहला। और पद्मश्री पहला किसे मिला ये भी आपको बताना है। मैंने आपको बताया है अपनी पिछली वीडियोस में, अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। पद्म भूषण या पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। अब आप कहेंगे कि मैम जब 1954 में आरंभ हुआ था तो इनको 55 में पहला क्यों मिला। घोषणा 1954 में हो गई थी नहीं ये पुरस्कार देने की, लेकिन किसी कारणवश ये वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, या हम कहें ये तब वहां नहीं थे, तो इनको 1955 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए गला थोड़ा खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा, अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें आजकल थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की। चित्र श्रृंखला जो हम कहते हैं सीरीज, पेंटिंग सीरीज, जिसमें एक ही टॉपिक से जुड़े हुए कई चित्र हों, 10, 12, 15, 20, 25, 5
ऐसे हो सकते हैं एक सीरीज बनाना किसी एक चित्र की, एक एक टॉपिक लेके। जैसे आप देखेंगे अंजलि इला मेनन की सीरीज है वेन चंपा ग्रो अप, है ना? तो सॉरी, वेन चंपा ग्रो अप, हाँ उन्हीं की है। तो ये आप ये देखेंगे तो सीरीज एक कहानी या एक टॉपिक को लेकर बहुत सारे चित्र बनाना, ये क्या कहलाता है? श्रृंखला या सीरीज कहलाता है। तो इन्होंने ईसा मसीह की चित्रों की सीरीज बनाई है, राधा और कृष्ण के चित्रों की श्रृंखला बनाई है, बहुत सारे चित्र बनाए हैं, मतलब माँ और शिशु चित्र श्रृंखला है। और इसमें इन्होंने अलग अलग माध्यमों का भी प्रयोग किया है। तो कई बार लोग डाउट में आ जाते हैं, वैसे आप याद रखना कैनवास पर टेम्परा माध्यम में इन्होंने माँ और शिशु बनाया, मदर एंड चाइल्ड, उसके अलग अलग नाम भी दिए कई पेंटिंग्स के। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इनके प्रमुख चित्र देखते हैं, ठीक है? प्रमुख चित्रों में मदर एंड चाइल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। इसका माध्यम भी पूछा जाता है, टेम्परा माध्यम है। और बनाया किस पर गया है, आधार क्या है? तो कैनवास के ऊपर ये बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनका ये चित्र संग्रहित है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जितने चित्र मैं अभी बताने वाली हूँ, ये सब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित हैं। और मैक्सिमम चित्र टेम्परा माध्यम में ही बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और चलिए आगे मैं आपको चित्र बता दूं। सीता की अग्नि परीक्षा रामायण से संबंधित चित्र है, इंपॉर्टेंट है। संथाल मल्लाह, संथालों का चित्रण किया। और यहाँ पर एक चीज और बताऊं, जितना भी चित्रकार बंगाल से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो संथालों का चित्रण करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं से वो अगर जुड़ा रहा है कैसे भी बंगाल से, तो संथाल है बंगाल की जनजाति। चाहे संथाल महिला का चित्र हो, चाहे रामकिंकर वैज का संथाल परिवार हो, चाहे यामिनी राय का संथाल मल्लाह हो, या संथाल स्त्रियां, वहां की बहुत प्रख्यात जनजाति है संथाल। तो उन्हीं का चित्रण इन्होंने किया है, इन सब ने किया है, ठीक है? गणेश जननी, गणेश जननी इनका भी चित्र है। इनका चित्र टेम्परा में है, ये याद रखना, इनका चित्र है टेम्परा में। और वास में बनाया है अवनी बाबू ने, ठीक है? वास में किसने बनाया? अवनी बाबू ने। तो ये याद रखना, गणेश जननी वास शैली में जो बना है वो अवनी बाबू का है। और टेम्परा माध्यम में कुछ कुछ अपभ्रंश शैली का प्रभाव लेते हुए लोक कला की तरह जिसने बनाया वो गणेश जननी किसका है? वो आपके यामिनी राय का है। संथाल स्त्रियां, यामिनी राय का चित्र है। किंग एंड क्वीन, यामिनी राय का चित्र है। घोड़ा गाड़ी, यामिनी राय का चित्र है। हेड ऑफ संथाल, यामिनी राय का चित्र है। दो बिल्लियां, ईसा मसीह है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत के आधुनिक भारत के पहले ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने ईसा मसीह को चित्रित किया। इसके बाद जब आप देखेंगे तो सूजा ने भी ईसा मसीह को चित्रित किया है। भेंट इनका चित्र है, इंपॉर्टेंट है। केकड़ा और लोमड़ी या बिल्ली, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है उस चित्र को देखकर, तो यहाँ लोमड़ी या बिल्ली मैंने बोल दिया है, दोनों में से कोई आए तो यामिनी राय का चित्र है। द स्नेक देवी, मतलब सर्पों की देवी या सर्प माता। ईसा का अंतिम भोज, ईसा का अंतिम भोज आपको बताना है कि किसका फेमस चित्र है? द लास्ट सपर किसका चित्र है? कौन सा पाश्चात्य कला का चित्रकार है जिसने ये चित्र बनाया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और याद भी होगा, क्योंकि ये ऐसे कॉमन चित्र हैं जो सबको याद होते हैं, ठीक है? तीन स्त्रियां, वैसे ईसा का अंतिम भोज किसने बनाया है? तो आपको याद रखना है ईसा का अंतिम भोज यहाँ यामिनी राय ने बनाया है। इसका माध्यम भी टेम्परा है, ठीक है? तीन स्त्रियां इंपॉर्टेंट है। राम, कृष्ण और बलराम, ये टेम्परा माध्यम में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ये सारे चित्र लगभग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना। संथाल नृत्य, ये चित्र है और यहाँ पर अलग कर दीजिएगा। पंचवटी में मृदंग, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। संथाल नृत्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया ना, बंगाल से जो भी जुड़ा रहेगा वो संथाल नृत्य चित्रित ही करेगा, नृत्य नहीं करेगा। संथाल, हम कहें संथाल जनजाति को जरूर चित्रित करेगा, ठीक है? तीन योद्धा, इंपॉर्टेंट है चित्र। टैगोर और बापू, ये व्यक्ति चित्र है इनके। लोमड़ी और हाथी, ये लोक कला का चित्र है। लोक कला हम कहें, लोक कथा का भी चित्र है, ये लोक कहानी है उनका है। गांव के किसान, ढोलक वादक, नौका बिहार, टेम्परा माध्यम में बना, ये भी सारे लगभग टेम्परा माध्यम बने हैं।
सूली के साथ यीशु, या हम कहें यीशु का सूली पर चढ़ना। माँ और बच्चे या बच्चा कैनवास पर है तैल माध्यम में। यहाँ पर ये देखोगे मदर एंड चाइल्ड इंग्लिश में था, वो अलग था। माँ और बच्चा एक कैनवास पर तैल में भी इन्होंने बनाया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। मदर एंड चाइल्ड आए तो आप टेम्परा ही लगाइएगा, ठीक है। मेडोना एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखना। ये पाश्चात्य कला का चित्र है। मेडोना जो ईसा मसीह की माता, या हम कहें उनको जगत माता के रूप में भी देखा जाता है। गोपिनी टेम्परा में है। केकड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। मछली दवाए बिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनका चित्र बहुत फेमस हुआ था। घोड़ा गाड़ी, श्रृंगार, सोसाइटी, तुलसी पूजन, नर्तकी व मृदंग वादक, पूजारत स्त्री, ये सारे चित्र किसके हैं? यामिनी राय के। ये अभी हाल ही में लास्ट टाइम शायद पूछा गया था। मदर हेल्पिंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द ब्रिज, क्रॉसिंग द ब्रिज, ठीक है। और इस पर इन्हें वायस राय का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये दिल्ली में क्या DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये चित्र यामिनी राय का है और इस पर इन्हें वायस राय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखना। इनके कुछ और संग्रहालयों में जहां चित्र पाए जाते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के अलावा, तो वो इंडियन संग्रहालय कोलकाता में पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क संग्रहालय जो कि अमेरिका में है पाए जाते हैं। चित्रकूट आर्ट गैलरी कलकत्ता में इनके चित्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इनके अलावा 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। वो कौन से? वो ये कि इंडियन संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। न्यूयॉर्क संग्रहालय कहाँ है? अमेरिका में है। और चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है? कोलकाता में है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इनकी कला यात्रा पर आएंगे। भाई कलाकार पढ़ रहे हैं और कला यात्रा ना पढ़े तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग यामिनी राय की कला यात्रा देख लेते हैं। कला यात्रा वो कि कब इन्होंने कला प्रारंभ की और कहाँ इनकी रुचि, कैसे इनकी रुचि मुड़ती गई और कहाँ इन्होंने किस तरीके से काम किया और क्यों अपनाया, ये सब हम पढ़ते हैं किसी की कला यात्रा के अंतर्गत। तो यामिनी राय ने शुरुआत में पश्चिमी शैली में दक्षता प्राप्त की थी, मतलब ये पश्चिमी शैली में बहुत अच्छे थे। बाद में अवनींद्रनाथ के संपर्क में आए जब ये गए आपके 1903 में कलकत्ता कला विद्यालय, तो वहां ये अवनी बाबू के संपर्क में आए और यहाँ इन्होंने बंगाल शैली में चित्रण करना शुरू किया। ये बंगाल शैली में चित्रण करने लगे। 1921 में इनका ध्यान बंगाल की लोक कला पर गया। लोक कला कौन सी? आपकी कालीघाट की चित्र शैली, जो कालीघाट की पटुआ कला थी, या वहां की लोक कला। गहरे गाढ़े मोटे टेम्परा में रंग लगाए जाते थे और बहुत सरल और सीधी रेखाओं में उसका काम होता था। इससे प्रभावित होकर ये लोक कला शैली में चित्रण करने लगे, ठीक है। तो ये बंगाल की लोक कला से प्रभावित हुए 1921 ईस्वी में। यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कब प्रभावित हुए। तो 1921 ईस्वी से इन्होंने लोक कला चित्रण आरंभ किया था। मतलब 1920 तक इन्होंने किस माध्यम में काम किया? तो याद रखो कि इन्होंने कुछ पाश्चात्य में काम किया। आरंभ में इन्होंने प्राकृतिक को कुछ चित्र बनाए, थोड़े बहुत इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए, और बाद में 1921 के बाद ये क्या करने लगे? तो इन्होंने आपका बंगाल की लोक कला शैली पर चित्रण करना शुरू किया। इससे कालीघाट शैली में चित्रित होने वाले देवी देवताओं का चित्रण इन्होंने बहुत किया, क्योंकि बंगाल की लोक कला है और लोक कला में कालीघाट पर देवी देवताओं के चित्रण होते हैं कालीघाट शैली में। उसी में इन्होंने, आप जब कंपनी शैली को पढ़ते हो उसके ठीक आसपास ये कालीघाट शैली भी चलती है। तो यहाँ आपको मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज में, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? कालीघाट शैली में अपना चित्रण शुरू किया। इन्होंने मूक आकारों की खोज में बंगाल के गुड़िया गुड्डों व चीनी कला के समान महात्मा बुद्ध को चित्रित किया। अब बंगाल के गुड़िया गुड्डे, जब भाई लोक कला होती है, देखिए लोक कला में जीवंतता हो इसकी गारंटी नहीं है। लोक कला में बस चित्र बनाया जाता है, अभिव्यक्ति की जाती है। मान लो उन्हें चित्र बनाना है किसी का, तो ऐसे नहीं देखेंगे कि तिरछा देख रहा है, बड़ी बड़ी आंखें बनाएंगे, ये बड़ी बड़ी, ठीक है। उनकी कला पूरी, ये हो गई लोक कला, ऐसे कुछ बना देते हैं, है ना। तो लोक कला में
जीवंतता हो जरूरी नहीं, तो चित्र लगने लगते हैं गुड्डे गुड़ियों की तरह। मान लो हम इंसान का, किसी नॉर्मल व्यक्ति का हाथ बनाए तो बढ़िया लोचदार बनाएंगे, है ना, ऐसे उसकी बॉडी के हिसाब से। और अगर हमें लोक कला में बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये लो ऐसे बना देंगे मुड़ा हुआ। तो ये चीज गुड्डे गुड़ियों की तरह चीनी कला के समान महात्मा बुद्ध को चित्रित किया। चीनी कला में भी चित्रों को काफी गोल मटोल सा बनाया जाता था। लोक कला में लगाव होने के कारण इन्होंने लाल, नीले, काले, भूरे रंगों का और भड़कीले चटक रंगों का प्रयोग किया है। याद रखना यामिनी राय ने कैसे रंगों का प्रयोग किया है, तो मैक्सिमम इन्होंने लाल, नीला, काला, भूरा, भड़कीला और चटक, मतलब जो चटक रंग होते हैं, जो प्योर कलर्स हम कह सकते हैं, उनको प्रयोग किया। बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पड़ती लोक कला में। उन्हें लाल अच्छा लग रहा है तो लाल लगा देंगे, वे उसके शेड तैयार करते नहीं रहेंगे कि पिंक कर लें, थोड़ा सा लाल में और सफेद मिलाएं या थोड़ा लाल में काला मिलाएं, कुछ नहीं, चटक और भड़कीले रंगों का प्रयोग किया है, बहुत सरल और साधारण। इन जिस समय ये कलकत्ता कला विद्यालय में गए थे, पर्सी ब्राउन वहां के उस समय वहां थे, और ये पर्सी ब्राउन जो थे इनके प्राचार्य भी रहे। इनसे ये बहुत प्रभावित हुए। ये पर्सी ब्राउन जो थे इनके चित्रों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। पर्सी ब्राउन जो थे ये अवनी बाबू के प्रेरणा स्रोत थे। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अवनींद्रनाथ के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो याद रखना पर्सी ब्राउन थे। इन्हें स्वतंत्र लोक चित्रण के प्रति बहुत लगाव था। मतलब लोक चित्रण में कोई बंधन नहीं होता कि आप कैसे बना रहे हो, इसमें वो परफेक्टनेस होनी चाहिए। एक सरल रेखा ली और साधारण तरीके से खींच ली और सीधी सीधी मोटी पतली रेखाओं से चित्रण कर लिया। इनकी अगर हम रेखांकन की बात करें तो बहुत ही सरल रेखाएं थी। याद रखना लयात्मक रेखाएं थी, कुछ सरल और कुछ प्रवाहमयी रेखाओं का प्रयोग इन्होंने किया। शुरुआत में इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग की दुकान खोली और दृश्य चित्र भी बनाए। जब ये एक तरीके से कहें, इन्होंने इनकम के लिए, है ना, कमाई के लिए इन्होंने पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया। इन्होंने एक दुकान भी खोली थी। और ये पश्चिमी, अगला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पश्चिमी कलाकार वान गो जिसे कहते हैं, और माने से प्रभावित थे। माने जो था आपका प्रभाववादी चित्रकार था, तो याद रखना प्रभाववादी चित्रकार एडवर्ड माने, तो उनके चित्रों से जो है आप, प्रभाववादी और यथार्थवादी में आता है ये, तो ये इनके चित्रों से प्रभावित थे या इनसे ये प्रभावित होकर काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है ये किससे प्रभावित थे या किससे प्रभावित होकर काम करते थे, तो यामिनी राय, वान गॉग और माने से प्रभावित थे। अगला पॉइंट आता है, यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में शुरू किया। क्वेश्चन आ जाए कि यामिनी राय ने अपनी कला किस रूप में शुरू की है, अपने कला का आरंभ कैसे किया, तो ये एक फैशनेबल कलाकार के रूप में अपना कला का जीवन शुरू करते हैं, या अपने कला के करियर को इन्होंने फैशनेबल चित्रकार के रूप में आरंभ किया था। यामिनी राय ने ग्रामीण दृश्यों और लोगों की खुशियों को प्रकट करने वाले चित्र बनाए हैं। तो इन्होंने ग्रामीण दृश्यों को के चित्र बनाए जो कि लोगों को अच्छे लगते थे, उनको खुश, उनके अंदर खुशियां प्रकट करते थे, उन्हें लुभावने से लगते थे। ग्रामीण वातावरण बनाया क्यों इन्होंने, क्योंकि इनका लालन पालन जो था, ये जहां पले थे वो गांव ही था। अपने बचपन के लालन पालन और भोले वाले स्वच्छंद जीवन को चित्रित किया। इनके हर चित्र में आपको वही भोलापन, वही गांव का, हम लोग कहते हैं, एक हम लोगों का दृष्टिकोण है कि गांव में भोला भालापन होता है, बहुत साधारण जीवन जीते हैं लोग, बहुत ज्यादा दिखावे में नहीं पड़ते। हालांकि अब दिखावा पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी गांव के लोग बहुत सीधे जाने जाते, सीधे माने जाते, और वही साधारणपन, मिट्टी में खेलना, जो भी सीधा साधापन है वो इनके चित्रों में दिखाई देता है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में अगर हम देखें, प्लाउमैन, एट सनमेट पेयर, वैन गॉग तथा सेल्फ पोर्ट्रेट विद वैन डाइक, है ना, बियर्ड चित्र, ये इनके प्रारंभिक चित्र प्राप्त होते। शुरुआत में मैंने बोला ना, फैशन आर्टिस्ट के, फैशनेबल कलाकार के रूप में, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया, तो वो चीजें इनके चित्रों में शुरुआत में दिखाई देती हैं। इन्होंने गांव के स्त्री पुरुष का चित्रण किया। पटुआ, पटुआ मैंने अभी आपको बताया था। पटुआ के संग्रह से लोकप्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत किया। अब क्या हुआ, जब बंगाल शैली ने जन्म लिया, बंगाल शैली अपने चरम पर पहुंची, तो उस समय हमारी
जो लघु चित्रकला थी, जो राजस्थानी कला, मुगल शैली, इन सबको फिर से महत्व मिलने लगा था, क्योंकि यामिनी राय ने कहा था अपनी कला की ओर वापस चलो। तो अब कहीं न कहीं ये कला दब गई। उधर कंपनी शैली अपना प्रादुर्भाव दिखा रही थी, तो पटुआ कला, लोक कला, इन्होंने इसे फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि भाई ये भी एक कला है और इसमें भी अपनी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, इसमें भी सौंदर्य है। तो इन्होंने लोगों के सामने दोबारा से पटुआ कला को प्रस्तुत किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम यामिनी राय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ये एक टाइप से आपके लिए वन लाइनर है। अगर क्वेश्चन आता यामिनी राय किससे प्रभावित थे, तो वान गॉग तथा माने से प्रभावित थे। क्वेश्चन आएगा या आ सकता है, तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट्स हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर करें या आप सोचे चलो ठीक है कोई नहीं, याद नहीं हो रहा, नहीं, ध्यान रखिएगा इनको। ये वन लाइनर है, ये एक तरीके से क्वेश्चंस के निचोड़ है, जो प्रश्न इनसे आते हैं उनको मैंने एक लाइन में आपको दे दिया है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप लोग अपनी कॉपी रखिए और नोट्स बना लिया करिए, वो बेहतर होगा। यामिनी राय ने अपनी कला साधना व्यक्ति चित्रों से प्रारंभ की थी। ठीक है, एक तो फैशन डिजाइनर और दूसरा व्यक्ति चित्रों के, फैशन डिजाइनर नहीं, फैशन कलाकार। दूसरा व्यक्ति चित्रों से इन्होंने चित्रों का आरंभ किया था। इनके चित्रों की नेत्र सीमा रेखा से बाहर होती थी। आप देखेंगे अपभ्रंश शैली में जो था, तो इसीलिए इनके चित्रों को कहा जाता है कि इनके चित्र अपभ्रंश शैली थे। ऐसे इनकी आंखें बनी होती थी। ठीक है, इनके चित्रों की, इनकी बिल्ली देखोगे आप तो भी ऐसे ही आपको मिलेगी, है ना, जो भी है ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बनाते थे ये। तो इनके चित्र जो हैं कैसे थे, आंख, इनके नेत्र आंखों से, इनके चित्रों के नेत्र आंखों से वो सीमा रेखा से बाहर होती थी, जो कि आप अपहरण शैली में देख सकते हो, ऐसे ही वहां था। ठीक है, ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार यामिनी राय को ही मिला था, याद रखना, ये ललित कला अकादमी के फेलो भी चुने गए थे। यामिनी राय के चित्रों की तुलना बच्चों की कला से की जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी कला जो है बहुत साधारण, बहुत सीधी है, हम कह सकते हैं सीधी मतलब सिंपल है। यामिनी राय के बिल्ली वाले चित्रों में बिल्लियों की आंखें जैन शैली जैसी बनाई गई हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि इनकी चित्रों की आंखें जो हैं जैन शैली या अपभ्रंश शैली की तरह बनाई गई हैं। भारत में ईसा मसीह, मगरी लिखा है यहाँ, मसीह है। ईसा मसीह का सर्वप्रथम चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? यामिनी राय थे। ये आधुनिक चित्रकारों में सबसे पहले चित्रकार हैं जिन्होंने ईसा मसीह का चित्रण किया। यामिनी राय ने लिथोग्राफी व ग्रीटिंग कार्ड भी बनाए। लिथोग्राफी में काम किया। आपको पता होगा कि लिथोग्राफी ग्राफिक कला की एक तकनीकी है जो पत्थर प्रयोग करके बनाई जाती है। कभी मैं आपको लिथोग्राफी भी बताऊंगी कि क्या है और कैसे उसका प्रयोग होता है, लेकिन तब तक इतना जान लीजिए कि लिथोग्राफी और ग्रीटिंग कार्ड बनाया है इन्होंने, तो एक तरीके से ग्राफिक कला में भी काम किया है। ये एक, इन्होंने खुद कहा मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ। यामिनी राय का वचन है, ये आपको ऐसे ही वक्तव्य मिल जाएगा किताब में, सॉरी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक चीज और, इन्होंने ये इसी के साथ ही कहा मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ, मेरी कला ऐसी है कि जिसे बच्चे की तरह कोई भी उठा ले, मतलब कोई भी उसको कॉपी भी कर सकता है, हर किसी को समझ में आ सकती है। मॉडर्न आर्टिस्ट की तरह मेरी कला ऐसी नहीं है किसी के समझ से परे हो। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। इनकी तुलना पिकासो से की गई। अब तुलना और उपाधि में अंतर है। अच्छा, आपको यहाँ बताना है कि किस भारतीय चित्रकार को पिकासो की उपाधि दी गई है, जिसे कहा गया है भारतीय पिकासो, है ना, आपको ये बताना है। और यहाँ पर कुछ लोग अभी तर्क भी करेंगे, मुझे पता है, कमेंट में कहेंगे मैम भारतीय पिकासो, भारत में पिकासो की तुलना तो हुसैन से की गई है ना, एमएफ हुसैन से की गई। एमएफ हुसैन से पहले भारत का पिकासो, इन्हें भी बोला गया कि इनकी तुलना भी पिकासो से की गई है। तो एमएफ हुसैन से पहले इनकी तुलना की गई है, उन्हें उपाधि मिली है, तो इन दोनों में अंतर है, याद रखिए। यामिनी राय के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर, मैंने ज्यादा ऊपर इसे कर दिया, पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर किसने बनाई है? तो देवदत्त राय ने 1990 में इसका निर्देशन किया है। याद रखना, पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर किसके जीवन पर बनी? तो यामिनी राय जी के जीवन पर बनी। किसने निर्देशित की? तो देवदत्त राय ने की। और कब की? तो 1990 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। कौन सी फिल्म है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आप यूट्यूब पर देखेंगे आपको आराम से मिल जाएगी, पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर।
ठीक है। और ये किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, मतलब इनके जीवन पर पूरा इनके जीवन का खाका दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें और आपको अच्छा जानकारी मिल जाएगी। ये इंग्लिश में है और देवदत्त राय ने इसको निर्देशित किया 1990 ईस्वी में ये बनी। फ्रांसीसी कला समीक्षक हार्वे मेस्या ने महान चित्रकार हेनरी मातिस से इनकी तुलना की। आपको याद रखना है, हेनरी मातिस से यामिनी राय की तुलना किसने की? तो हार्वे मेस्सिया ने की। और ये कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी कला समीक्षक थे। तो ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला आता है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा इन्हें दी थी। ठीक है, क्या किया था? इन्हें दी थी। यहाँ आ सकता है यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी? तो याद रखना, यामिनी राय को किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी मैंने शुरू में ही बताई थी, 1950 में ऐसी ए गैलरी न्यूयॉर्क में लगी थी। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में इन्होंने सहयोग किया था। आपको याद होगा 1949 ईस्वी में एक ग्रुप स्थापित होता है, दिल्ली शिल्पी चक्र, जो कि पाकिस्तान से आए हुए चित्रकारों का ग्रुप था। उन्होंने अपना एक नया ग्रुप स्थापित किया था दिल्ली में। और इसके प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो यामिनी राय को माना जाता है। यहाँ आपको बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे? आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए, आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो को सीरियसली सुना है या सीरियसली पढ़ा है। अगर आपको सच में सफल होना है तो आप वीडियो पूरी देखा करिए और पढ़ा करिए। और यहाँ तक आए हैं तो मतलब आपके अंदर ललक है कुछ पाने की। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में इन्होंने सहयोग किया था। देखिए, बात ये भी है ना कि लोग पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं देना चाहते। रील्स और बेमतलब की वीडियोस घंटों देख लेंगे, लेकिन अगर पढ़ने का वीडियो है ना तो फिर 2 4 5 मिनट में वो उबने लगते हैं। और यही आपकी कहीं ना कहीं असफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि आप जो है एक स्टूडेंट है और आपको कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है। ठीक है, तो चलिए, जिम्मेदार भी हैं आप अपने फ्यूचर के प्रति। अब बच्चे नहीं हैं जो कि आप छोटी छोटी रील्स में उलझे। ऐसा नहीं है, मैं किसी का विरोध कर रही, लेकिन हाँ, वीडियो पूरी देखिएगा। अंत में मैंने इनका बहुत फेमस चित्र आपको दिखाया है, माँ और बेटा या मदर एंड चाइल्ड, जो कि इनका टेम्परा में बना है कैनवास पर। कुछ ऑयल में भी इन्होंने बनाए हैं क्योंकि ये एक श्रृंखला है तो इसके बहुत सारे चित्र होंगे। इसे आप देखेंगे, यहाँ इनके चित्रों की सारी विशेषताएं इस चित्र में मैं आपको समझा दूंगी। आंखें सीमा रेखा से बाहर निकली हुई, कहीं ना कहीं अपभ्रंश शैली का प्रभाव, चटक मोटे टेम्परा माध्यम में लगे रंग, जो कि सीधे, कोई इधर उधर का कोई कहानी नहीं, सीधे एक सपाट तरीके से लगाए गए। उभार, गहराई, ये सब दिखाने का कोई प्रयास नहीं, सीधे लगाए गए। मोटी काली रेखाओं का सरल और लयात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया। सीधी रेखाएं, प्रवाहमयी रेखाएं हैं। प्रवाहमयी रेखाओं की बात करें, ये आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा फ्लो, आपको जो प्रवाह दिखाई देगा ये होता है प्रवाहमयी रेखाएं। सपाट रंगों का प्रयोग है। आंखें बहुत सुंदर है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई लोक कला की तरह। अब हम लोग किसी की नाक बनाने जाएंगे तो उसमें बढ़िया पॉइंट, अब देखिए इस पे मुझसे बहुत अच्छा नहीं बनता है हालांकि, ठीक है, फिर भी जब हम किसी की नेचुरल नोज बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे बनाएंगे। और इन्होंने क्या किया, सीधे एक लाइन बनाई, यू, बन गई नाक, है ना, उसमें पहना दी नथनी। तो ये सीधी रेखाएं, सरल रेखाएं, सपाट, और बहुत ज्यादा कुछ हौच पौच सा नहीं, साधारण सा जो चीज थी वो इनके चित्रों में आपको दिखाई देती है। तो ये थे हमारे यामिनी रंजन राय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगी। बाकी मैं आपको आगे अभी कलकत्ता ग्रुप, पाए ग्रुप, ये सारे ग्रुप और उनके चित्रकारों के विषय में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आपको ऐसी ही और वीडियोस मैं देती रहूंगी, जानकारी देती रहूंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा।